हरिया नाम का एक किसान किसी गांव में रहा करता था। किसान होने के बावजूद भी हरिया के पास जमीन बिल्कुल भी नहीं थी। उसके पास एक टूटा फूटा मिट्टी का घर था, जिसमें उसकी पत्नी राधा उसके साथ रहा करती थी। उसने इस कच्चे घर में कुछ तोरी और खीरे की बेल लगाई हुई थी, जिससे बाजार में बेचकर हरिया थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करता। ऐसे एक दिन राधा हरिया से बोलती है। सुनिए जी, आप कोई काम की तलाश कीजिए ना। कब तक हम ऐसे ही तोरी और खीरे के सहारे अपना जीवन जी पाएंगे? मैं कोशिश तो हर दिन कर रहा हूँ राधा, पर क्या करूँ, किस्मत ही साथ देना नहीं चाहती है। बारिशों का मौसम आ रहा है, ऐसे में तो लोग खीरा भी नहीं खाएंगे क्योंकि पेट खराब होने का डर होता है। तो फिर हम क्या करेंगे? राधा, तुम चिंता मत करो, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। इतना कहकर दुखी हरिया वहां से चला जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन काफी तलाश के बाद भी हरिया को कहीं पर काम नहीं मिलता। ऐसी एक दिन मुझे लगता है राधा कि अब मुझे काम की तलाश के लिए गांव से शहर में जाना होगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। शहर जाना होगा? लेकिन मैं यहाँ कैसे रहूंगी अकेले? तो फिर क्या करे राधा, ऐसे हाथ पर हाथ धर दे बैठे रहने से तो कुछ भी नहीं होगा ना। लेकिन शहर जाने की क्या जरूरत है? आप एक और बार कोशिश कीजिए ना। दोनों पति पत्नी आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उनके घर के बाहर एक फटे हाल में बूढ़ी सी औरत आती है और कपकपाई हुई सी आवाज में बोलती है। कोई है क्या? कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है, कुछ तो दे दो। बुढ़िया की आवाज सुनकर राधा और हरिया बाहर आते हैं। अम्मा, आ जाओ अंदर। अंदर आ जाओ अम्मा। हाँ, अंदर आओ। सुनिए जरा, इधर आइए। आप बैठो अम्मा, मैं अभी आता हूँ। जी, घर में तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। मैं अम्मा को खाने के लिए क्या दूं? अरे कुछ तो होगा, दाल चावल रोटी कुछ भी नहीं है क्या? आप भूल गए, हमने ही कल रात को 2 दिन की बासी रोटी खाई थी। अब कुछ भी नहीं है। चलो एक काम करते हैं, तुम नमक लेकर बाहर आओ, मैं खीरे तोड़ कर लेकर आता हूँ, अम्मा को दे देता हूँ, कम से कम उन्हें कुछ तो आसरा हो जाएगा। हरिया जल्दी से बाहर आता है और घर की बेल पर लगे खीरों को तोड़ता है और उन्हें धोकर छीलकर काट देता है। राधा उन पर नमक लगाकर उन अम्मा को खाने के लिए देती है। तभी बूढ़ी अम्मा बोलती है। बड़े ही मीठे खीरे हैं बेटा, मजा आ गया खाकर। बड़े दिनों बाद किसी ने इतने प्यार से अपनेपन के साथ मुझे ये खीरे खिलाए हैं, वरना तो लोग मुझे भीख भी नहीं देते हैं। अरे वो लोग कम अकल होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं। आप पेट भर कर खाओ। जी, मेरी बीवी बिल्कुल सही कह रही है। खीरे खाकर अम्मा तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अगले ही दिन उसी समय अम्मा फिर से हरिया के घर पर आती है और खाना मांगती है। और आज भी हरिया के घर पर खाना नहीं था। हरिया और राधा मिलकर फिर से उस अम्मा को खीरे खिला देते हैं। ऐसे भी हर दिन अम्मा खीरे खाने आने लगती। एक दिन अम्मा नहीं आई और राधा हरिया से कहती है। जी, आज अम्मा नहीं आई, सब कुछ ठीक तो है ना? भगवान जाने, पता नहीं क्यों नहीं आई। एक काम करता हूँ, मैं जरा देख कर आता हूँ, क्या पता कहीं रास्ते में हो। हाँ ठीक है, आप जाकर देखो और उन्हें लेकर आओ। हरिया अम्मा को ढूंढते हुए घर से निकल जाते हैं और जंगल में पहुंच जाता है, जहां उसके कानों में एक आवाज आती है। आ गए हरिया तुम? कौन बोल रहा है? किसकी आवाज है? चले आओ हरिया, इसी दिशा में आगे चले आओ। आवाज के बताए अनुसार चलते हुए हरिया एक पेड़ के पास पहुंचता है, जहां एक सुंदर सी अप्सरा जैसी स्त्री खड़ी हुई थी, जिसे देखकर हरिया बोलता है। आप कौन हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं, और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं वही हूँ जिसे तुम हर दिन अपनी बेल के खीरे खिलाते हो। आप वो बूढ़ी अम्मा हैं, लेकिन आप तो। चौंक गए मेरा रूप देखकर? कोई हैरत की बात नहीं है, मैं एक मायावी छलावा हूँ, पर मैं एक नेक छलावा हूँ जो लोगों की मदद करती हूँ, और तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या देना चाहती हैं आप? हाथ आगे बढ़ाओ हरिया, ये लो, ये जादुई खीरे का बीज है, इसे जाकर अपने घर के आंगन में बो देना। इन बीजों से जादुई खीरा उत्पन्न होगा।
पर यह तो केवल एक ही बीज है। एक ही बीज से खीरा कैसे उत्पन्न हो सकता है? इस बीज से निकले खीरे का मोल कई खीरों के बराबर होगा। बस तुम जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा करो। जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे घर फिर से तुमसे और राधा से मिलने जरूर आऊंगी। इतना कहकर वो सुंदर सा छलावा स्त्री गायब हो जाती है और हरिया उस बीज को लेकर घर पर आ जाता है और सारी बातें राधा को बताता है। ये कैसा अद्भुत चमत्कार हो गया हमारे साथ। अब अगर उन्होंने बीज भेज दिया है तो हमें उनके कहे अनुसार इस बीज को बो देना चाहिए। बाकी तो परमात्मा के हाथ है, क्या होता है और क्या नहीं। हरिया और राधा मिलकर उस बीज को आंगन में बो देते हैं और अगली सुबह पुराने बेल के साथ खीरे की एक नई सुंदर सी लंबी बेल की, जिस पर बहुत ही सुंदर सा चमकता हुआ खीरा लगा हुआ था। राधा उस खीरे को देखते हुए बोलती है, कितना सुंदर खीरा है, एकदम ताजा रस से भरा हुआ। तुम सही कह रही हो राधा, पर ये तो एक ही खीरा है। एक ही खीरे से हम दोनों की भला क्या ही कमाई होगी। आप बूढ़ी अम्मा के आशीर्वाद पर विश्वास रखें, चमत्कार जरूर होगा। ठीक है राधा, जैसा तुम कहो। मैं इस एक खीरे को ही बाजार में ले जाता हूँ। देखते हैं इसका सही दाम मिलता है या नहीं। खीरा लेकर हरिया बाजार में जाता है। तभी एक बड़ा साहूकार हरिया के पास आता है और खीरे को देखकर आकर्षित हो जाता है और काफी अच्छे पैसे देकर वो एक खीरा हरिया से खरीद लेता है। हरिया खुशी खुशी घर आता है और राधा के हाथों में पैसे रखते हुए बोलता है, अरे राधा, आज तक जितना सब खीरा बेचकर पैसा नहीं मिला, उतना उस एक खीरे को बेचकर पैसा मिल गया। ऐसा लगता है जैसे ये खीरा उस साहूकार को अपनी ओर सम्मोहित करके बुला रहा था। साहूकार ने बिना मोल भाव किए खुद ही अपनी जेब से रुपए निकाल कर दे दिए और खीरा ले लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिरकार बूढ़ी माँ का आशीर्वाद हम सब पर बरस ही गया। ऐसे अब हरिया उस बेल पर लगा हुआ जादुई खीरा तोड़कर उसे बेचकर अच्छी रकम ले आया करता था। धीरे धीरे जादुई खीरे की मदद से उनके हालात सुधरने लगे थे। लेकिन इसी बीच हरिया के मन में लालच आ जाता है और एक दिन वो जंगल में जाकर जोर जोर से बोलता है, छलावा स्त्री जी, आप कहाँ हैं? क्या आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? बाहर आइए ना, कहाँ हैं आप? क्या हुआ हरिया, तुम यहाँ पर मुझे ढूंढते हुए क्यों आए हो? मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। हाँ बोलो, क्या बात है हरिया? क्या तुम जादुई खीरा पाकर खुश नहीं हो? अरे मैं तो आपसे बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी तरह मेरा एक दोस्त है, वो भी बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं चाहता था कि आप एक दो बीज मुझे और दे देती तो मैं उसकी मदद कर देता। अच्छा, सच में यही बात है हरिया? हाँ, मुझे मदद के लिए बीज चाहिए, कृपया करके मुझे दे दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बीज दे देती हूँ। जादुई छलावा स्त्री अपनी शक्ति से कुछ बीज हरिया के हाथों में रख लेती है और वहाँ से गायब हो जाती है। वो बीज पाकर हरिया वापस आता है और बोलता है, अब आएगा मजा। पहले तो मेरे पास बस एक ही जादुई खीरा था, लेकिन अब मेरे घर में हर दिन बहुत सारे जादुई खीरे होंगे। अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। तभी वहाँ पर राधा आती है और हरिया जल्दी से बीजों को छुपा लेता है। क्या हुआ जी, कुछ छुपा रहे हैं क्या आप? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों कुछ छुपाने लगा, कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, मैं कह रही थी कि खाना तैयार है तो आप खाना खा लीजिए। हाँ ठीक है, तुम खाना परोसो, मैं हाथ धोकर आ रहा हूँ। राधा चली जाती है। हरिया जादुई खीरे के बीज को अपनी जेब में डालता है। खाना खाकर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं और आधी रात को हरिया उठकर जमीन में जादू के बीजों को बो देता है और अगली सुबह लालच भरे मन से उठकर बोलता है, अब तो मेरे घर के आंगन में बहुत सारे खीरे लगे होंगे। आज से तो मैं बहुत सारे पैसे कमाना चालू कर दूंगा। हरिया जैसे ही घर के बाहर जाता है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो माथा पीटते हुए बोलता है, ये क्या हो गया? अरे राधा, जल्दी बाहर आओ, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। जी क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे वो देखो। राधा देखती है कि जादुई खीरे की बेल अब सूखकर सड़ चुकी थी। उस पर एक भी नया खीरा नहीं था। ये सब देखकर राधा बोलती है, ये सब कैसे हो गया? कल शाम तक तो सब कुछ सही था, फिर रातों रात।
तभी वो खूबसूरत छलावा स्त्री बुढ़िया वाले रूप में राधा और हरिया के घर आती है और बोलती है, रिया, तुझे क्या लगा था तू मुझसे झूठ बोलेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मैंने कहा था ना कि मैं एक छलावा हूँ, मैं हर जगह हो सकती हूँ। अम्मा की बात सुनकर हरिया सारा सच राधा को बताता है। तभी राधा हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोलती है, हमें माफ कर दीजिए। मेरे पति ने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति कुछ ऐसा कर रहे हैं। कृपया करके सब कुछ पहले जैसा कर दीजिए। राधा के साथ साथ हरिया भी अपनी गलती का पछतावा करता है और छलावा से माफी मांगता है, जिसके बाद छलावा उन दोनों को माफ कर देते हैं और अपने जादू से वो बेल को फिर से हरा भरा कर देती है। और अब कभी हरिया जादुई हीरे का लालच नहीं करता, जितना मिलता उससे अपने पेट भर के सब्र कर लेता। वीरपुर गांव में एक गरीब किसान शंकर अपनी पत्नी माला के साथ रहता था। वो खेती बाड़ी करके अपना परिवार का पेट पाल रहा था और ये गरीब पति पत्नी इतने गरीब थे कि एक टूटे हुए घास फूस के घर में रहते थे। एक रोज गांव की झुमरी शंकर से कहती है, अरे शंकर, जरा देख तो तू अपने घर को। पूरे गांव में तेरा ही घर घास फूस का बना हुआ है और टूटा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अरे आप तो सब जानती हैं झुमरी भाभी, पिछली बार फसल में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हम आज तक कर रहे हैं। भले ही इस बार फसल अच्छी हुई हो, लेकिन सब कुछ देखकर चलना पड़ता है। कम से कम इस टूटे हुए घर को ठीक तो करवा ले। इसे देख के मुझे तरस आता है तुम दोनों पति पत्नी पर। अब हम क्या कर सकते हैं? ये गरीबी भी ना जाने हमें कैसे कैसे दिन दिखाती है। अरे इतना भी क्या गरीबी का रोना रोते हो? थोड़ा जोड़ जमा करके अपने घर को ठीक करवा लो। ऐसे ही रहने में अब क्या तुम्हें मजा आने लगा है? झुमरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अब माला उदास हो जाती है। माला को उदास देखकर शंकर माला से कहता है, देखो माला, गांव वालों की बातों से दुखी मत हुआ करो। अरे कल कुंती काकी ने कुछ कह दिया और आज झुमरी भाभी ने कह दिया, तुम इनके बारे में ही सोचती रह जाओगी। मैं समझता हूँ, लेकिन हम अपना घर जल्दी ठीक करवा लेंगे। नहीं नहीं, मुझे बुरा तो नहीं लग रहा, लेकिन इस बात का दुख है कि भगवान गरीबों को कितना दुख देता है। चलिए कोई बात नहीं, ये सोचेंगे तो सारा दिन सोचने में ही निकल जाएगा। हमें खेत भी तो जाना है। इतना कहकर शंकर और माला अपने खेत के लिए निकल जाते हैं। इस बार शंकर ने अपने खेतों में कद्दू की खेती कर रखी थी और कद्दू की फसल भी लाजवाब हुई थी। गांव के लोग भी शंकर की मेहनत की खूब तारीफ कर रहे थे। नजर न लगे हमारी मेहनत को। देखिए कितना प्यारा लग रहा है खेत। ये इतने बड़े बड़े कद्दू देखकर मन तो बहुत खुश हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, ये हमारी मेहनत का फल है। जैसे जैसे कद्दू पकते जाएंगे हम उन्हें बेच देंगे और कुछ पैसे जोड़कर अपना घर सही करवा लेंगे। हाँ, पिछली बार जिस तरह से हमारी फसल तबाह हुई थी, उसको देखते हुए तो एक पल को मेरा दिल खेतीबाड़ी से उठ ही गया था, लेकिन अब आपने हिम्मत दिखाई है। देर शाम शंकर और माला घर चले जाते हैं और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह शंकर अपने खेत में कद्दू तोड़ने जाता है, लेकिन वह देखता है उसके खेतों में से कई सारे कद्दू गायब हैं। अजी, कल यहाँ तो सबसे बड़ा कद्दू था और यहाँ पर 2 कद्दू और थे। वो तो है ही नहीं। जरूर ये गांव के ही किसी चोर का काम है। अरे देखो माला, हमारे खेत में इतने कद्दू लगे हुए हैं कि हमें 1-2 कद्दू से क्या फर्क पड़ेगा। और अगर किसी ने सब्जी बनाने के लिए कद्दू चुरा भी लिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। चलो अब पके हुए कद्दू तोड़कर जमा कर लेते हैं ताकि मैं उन्हें मंडी ले जाकर बेच पाऊँ। इतना बोलकर दोनों पति पत्नी कद्दू तोड़ने लगते हैं और पके हुए कद्दू तोड़कर जमा करते हैं। शंकर उन्हें मंडी में ले जाकर बेच आता है। ऐसे ही अगली सुबह फिर शंकर के खेत में कद्दू की चोरी होती है, लेकिन इस बार कई सारे कद्दू गायब होते हैं, जिसे देखकर शंकर अपना सर पकड़ लेता है। माला, इस बार तो कद्दू चुराने वाले ने 1-2 नहीं, अरे 5-7 से भी ज्यादा कद्दू चुरा लिए हैं। ए प्रभु, ये कौन है जो हमारी मेहनत का फल खा रहा है? मुझे तो झुमरी पर शक है, वही ऐसा काम कर सकती है। उसे हमारी खुशी से हमेशा जलन ही होती है। अरे अरे, हम ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। कई घंटे बीत गए हैं,
सुबह से शाम होने को आई है, लेकिन आप घर नहीं जा रहे हो। मैं घर जाकर खाना बना रही हूँ, आप समय पर लौट आइएगा। मैं आपको अभी घर जाने के लिए नहीं कह सकती, क्योंकि आप तो मेरी बात को कहाँ ही मानते हो। एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं देर रात तक यहीं रुकूंगा और आज तो उन चोरों को पकड़ कर रहूंगा। अरे देखूं तो सही, आखिर कौन है जो हमारे कद्दू चुरा रहा है। माला अपने पति शंकर की बात मानकर घर चली जाती है। अब शंकर रात का अंधेरा होते ही पास के एक पेड़ के पास छुप जाता है और वो चोर के आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं। शंकर की नजर अपने कद्दू के खेत पर ही थी, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके खेत के 2 बड़े बड़े कद्दू हिलने लगते हैं और वो हिलने डुलने के बाद खुद चलने लगते हैं। ये देखकर शंकर को बड़ी हैरानी होती है और वो खुद से कहता है, अरे ये क्या है? ये कद्दू चल कैसे सकता है? अरे अरे अरे, ये तो बड़ा अजीब है। इतना कहकर शंकर उन दोनों कद्दू का पीछा करने लगता है जो खुद ब खुद चलते हुए जंगल की तरफ जा रहे थे। अब कुछ दूर जाने के बाद कद्दू रुक जाते हैं, लेकिन शंकर वहाँ का नजारा देखकर हैरान था। चारों तरफ बड़े बड़े कद्दू रखे थे। उन कद्दू के अलग अलग डिजाइन थे। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने बनाया हो। अब समझ आया, चोर तो यहीं आसपास है और ये सारे कद्दू मेरे ही हैं। लेकिन उस चोर ने इन कद्दू का सत्यानाश कर दिया है। देखो देखो, क्या अजीब वो गरीब चीज बना रखी है इस कद्दू में। इतना कहकर शंकर चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाता है और अपने उन कद्दू में से एक कद्दू को जैसे ही उठाने लगता है, उस कद्दू में से उसे आवाज आती है, रुक जाओ बड़े भाई, कहाँ लेकर जा रहे हो हमारे घर को? अरे ये आवाज कहाँ से आई? कौन है? कोई सामने क्यों नहीं आता? अरे किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे कद्दू को इस जंगल में लेकर आया? अरे अरे, नीचे भी देखो जरा। माना कि हम तुम्हारी तरह लंबे चौड़े नहीं हैं, लेकिन जैसे भी हैं बढ़िया हैं, मस्त हैं। अब जैसे ही शंकर की नजर नीचे जाती है, उन्हें 2 छोटे छोटे लोग दिखते हैं और यह आवाज उन्हीं की थी। तभी वो बोने अपने हाथों से एक रोशनी प्रकट करते हैं और शंकर को भी अपने आकार का बना लेते हैं। अब शंकर भी बोना हो चुका था और वो दोनों बोने शंकर को अपने कद्दू के घर में लेकर जाते हैं। अरे अरे, तुमने मुझे अपनी तरह बना दिया, लेकिन मेरी पत्नी तो मुझे मरा हुआ समझकर रोना धोना शुरू कर देगी सुबह तक। अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, अरे यार मुझे वापस मेरे जैसा कर दो। अरे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हम तुम्हें पहले जैसा बना देंगे। लेकिन जिस कद्दू को तुम लेने आए हो, असल में वो अब हमारा घर है। ये देखो, हमारा कद्दू का घर। अरे हमने तुम्हें तभी तो छोटा किया है कि तुम हमारा घर देख सको। अरे ये देखकर मैं हैरान हूँ कि तुम लोगों ने कद्दू का घर बना रखा है। वैसे तुम्हारे ये कद्दू का घर बहुत प्यारा है। अगर मैं भी तुम्हारे जितना होता ना, तो एक घर तो जरूर ले जाता। और मेरा घर घास फूस का टूटा हुआ। कोई बात नहीं, तुम्हारे घर को बहुत सुंदर बना दूंगा। तुम भी कद्दू वाला घर चाहते हो ना? लेकिन ये संभव है? तुम कितने छोटे हो और हम कितने बड़े? अरे तो भला हमारे लिए भी तो बड़ा कद्दू होना चाहिए ना। मेरे हाथों में जादू ही कुछ ऐसा है। कुछ दिनों की मेहनत में ही हम तुम्हारे लिए कद्दू का एक बेहतरीन घर बना देंगे। लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमें कुछ और कद्दू देने होंगे। उसके बाद हम अपनी कॉलोनी आसानी से बसाकर तुम्हारे कद्दू के खेतों में फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। ये हमारा वादा रहा। शंकर भी उन्हें और कद्दू दे देता है, लेकिन वो बोने रोज रात में शंकर के घर आते और कद्दू का घर धीरे धीरे तैयार कर रहे थे। गांव के लोग भी शंकर के घर के बाहर कद्दू देख उससे कई सवाल करते हैं। अरे माला, ये इतने कद्दू का ढेर क्यों लगा रखा है? कुछ नहीं काकी, बस ऐसे ही रखे हैं। माला उनके हर बात को टाल दिया करती और कुछ दिनों में ही वो दोनों बोने रातों रात शंकर के लिए कद्दू का घर बना देते हैं। अब शंकर का कद्दू का घर बन चुका था, जो देखने में एक विशाल कद्दू जैसा था। दोनों अपना घर देखकर बहुत खुश होते हैं और बाकी गांव वाले भी उनके घर को देखकर काफी तारीफ करते हैं।